बोलेंगे कि कुछ पढ़ाया नहीं सर ने। अच्छा, ये एक शेप है, इस शेप का नाम क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। ट्राइएंगल, ओके। अच्छा चलो ट्राइंगल है और ये एक शेप है, जरा इसका नाम बताओ। रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है? यस स्क्वायर सर। आपने स्क्वायर नहीं बनाया। चलो मैं इसको स्क्वायर कर स्क्वायर है सर। नहीं, मैं इसको अब स्क्वायर बनाऊंगा। अब बन गया स्क्वायर, ये अभी भी रेक्टेंगल है? यस सर, अब स्क्वायर है। स्क्वायर। चलो मैं इसको जरा यहाँ लिख देता हूँ, ट्राइंगल और रेक्टेंगल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ कि जब हम कोई ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करते हैं तो उस ज्योमेट्रिकल शेप में कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं? कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करना है, हाउ मेनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर देयर? खामोश हो। सर थोड़ा सही से पूछे। सही से पूछूं, इंग्लिश में? सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा थोड़ा। देखो मैं कह रहा यस हूँ सर, कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ की, तो अगर मैं इस डायग्राम को, अभी तो मैंने एक ऐसी रफ स्केच ड्रॉ किया है ना, अगर मैं एक प्रॉपर स्केच ड्रॉ करना चाहूँ, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट स्केच, तो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर टू बी कंसीडर्ड? कितने पैरामीटर्स को मुझे कंसीडर करना चाहिए? ये मत बोलना कि सर आपके पास पेन पेपर पेंसिल होनी चाहिए और स्केल भी, इसके अलावा बताओ। सर उसके पॉइंट्स जो आपने फिगर सर बनाई है। बराबर होने चाहिए सारे साइड्स। नहीं, ये हर फिगर में जरूरी थोड़ी है, मतलब ये भी एक ट्राइंगल ही है, लेकिन इसमें कोई भी साइड बराबर तो नहीं है। दो पैरामीटर्स होते हैं जिनको कंसीडर करना होता है, एक लेंथ और एक एंगल। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप अगर मैं आपसे बनवाना चाहता हूं तो आपको मुझे ये दो चीजें बतानी पड़ेंगी। जब तक मैं आपको ये दो चीजें नहीं बताऊंगा आप वो ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए मान लो कि स्क्वायर क्या होता है, यू डोंट नो, आपको नहीं पता स्क्वायर क्या होता है। मैं बोलूँ कि स्क्वायर ड्रॉ करना है, आपको तो पता ही नहीं कि स्क्वायर ड्रॉ क्या कर, मतलब स्क्वायर होता क्या है। तो आपने मुझे बताना है कि सर स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ शेप दैट हैज 4 कॉर्नर्स। आपने पहले तो ये बात बतानी कि सर ये एक ऐसा शेप होता है जिसके अंदर 4 कॉर्नर होते हैं। तो मेरे जहन में एक तस्वीर बनना शुरू हो जाएगी, 4 कॉर्नर, ओके 4 कॉर्नर लाजमी चाहिए, ठीक है। अच्छा सर एक और बात कि 4 कॉर्नर तो चाहिए, और जब 4 कॉर्नर चाहिए तो इसका मतलब ये होगा कि 4 कॉर्नर का मतलब 4 साइड्स, और हर साइड की लेंथ सर 4 बराबर। सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है सर, चलें, मुझे साइड की लेंथ भी पता चल गई। अच्छा एंगल क्या होना चाहिए? एंगल यहाँ पर सर 90 डिग्रीज होना चाहिए। मैंने बोला ओके, अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसी तरीके से ट्राइंगल, तो उसका ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल इज अ टाइप ऑफ शेप दैट हैज 3 कॉर्नर्स। मैंने कहा 3 कॉर्नर्स होते हैं, आपने मुझे बताया सर 3 कॉर्नर होते हैं, तो 3 कॉर्नर वाली शेप बतानी है। अच्छा आपने मुझे कहा 3 कॉर्नर, तो मैं समझ गया कि 3 कॉर्नर का मतलब है 3 साइड्स होंगी। आपने कहा सर एक साइड की लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर, दो बाकी दो साइड की लेंथ आपने रखनी है सर 4 सेंटीमीटर। बोला ओके। आपने बोला सर एक साइड का एंगल आपने रखना है 60, और सर दूसरी साइड का आपने रखना है 50, और तीसरी साइड का रखना है सर 70। मैंने बोला ओके। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी शेप को बनाने में, वन इज लेंथ एंड अदर इज एंगल। अब अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बेटा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी तो ज्योमेट्रिकल शेप होता है, सही कह रहा हूं? यस सर। तो यस सर। अगर वहां पर भी ज्योमेट्रिकल शेप होता है तो वहां पर भी ये दो पैरामीटर्स तो होने चाहिए ना, लेंथ और एंगल का। यस सर। ठीक है, इसी बात को हम कहते हैं सेल पैरामीटर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की लैंग्वेज में से कहा जाता है सेल पैरामीटर, या फिर इसे कहते हैं हम क्रिस्टल पैरामीटर। क्रिस्टल पैरामीटर ओवरऑल कहते हैं, और सेल पैरामीटर जो है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर किसी सेल की बात करते हुए हो,
ये बात समझ में आ गई? यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन इस चीज में? नो सर। अच्छा ठीक है, जरा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं जरा कुछ मुझे और चीजें समझानी है। ले लिया सर। ओके, ये जो सेल पैरामीटर का वर्ड है इसको याद रखना, मैं इस चीज को मिटाकर आपको बाकी बात समझा रहा हूँ। एक बात जो मुझे अभी समझानी है वो यूनिट सेल है। देखो मिसाल के तौर पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है NaCl, इसी से मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं, तो यही बना देता हूँ। सबसे सस्ता और करीब यही है, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की लैंग्वेज में इस चीज को कहा जाता है यूनिट सेल। इस चीज का नाम क्या होता है? इस चीज का नाम होता है यूनिट सेल। ठीक है, अब यूनिट सेल क्या होता है? जैसे कि जब हम एटम के बारे में कहते हैं ना कि एक एटम एक ऐसी चीज होती है जो उस एलिमेंट, एक एटम एक ऐसी यूनिटी है, एक ऐसा अकेला सब्सटेंस है जो किसी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरह से रखता हो। यानी कि अगर मैं कोयला लूं तो कोयला मेरे हाथ में कैसा होता है? सॉलिड होता है, ब्लैक कलर का होता है, कैरेक्टरिस्टिक है ना। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन का एटम ले लूं तो वो जो कार्बन का एटम अगर मैंने कोयले से लिया है तो उस कार्बन के एटम की खसूसियात क्या होंगी कि उस कार्बन के एटम में कोयले वाली तमाम खसूसियात पाई जाएंगी। जब बहुत सारे कार्बन के एटम्स मिलेंगे तो अल्टीमेटली वी विल फॉर्म अ एलिमेंट। ठीक है, एक मिनट बेटा। कि पहले थोड़ी अटक रही थी। बेटा वो नेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ था, बारिश की वजह से मौत तो हर जगह आ जाती है ना, आपको पता है हमारा पाकिस्तानी सिस्टम ऐसा ही है। यस सर। ठीक है, तो ये चीज क्या है भाई? ये एक चीज यूनिट सेल है। यानी कि जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे करोड़ों यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को इस यूनिट सेल की वजह से ही क्रिस्टलाइन कहते हैं। ये जो एक यूनिट सेल है इसी में ही तो ज्योमेट्रिक शेप बना हुआ है, ये एक ज्योमेट्रिक शेप है ना, क्यूब। तो इस यूनिट सेल की वजह से ही उस सब्सटेंस को या उस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो ये क्या चीज है? ये एक यूनिट सेल है, और यूनिट सेल की खुसूसियात क्या है कि भाई ये किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, यानी कि ये एक यूनिट सेल वो तमाम खासियत रखता है जो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की हो सकती है या होती है। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। ठीक है। नो सर। अच्छा, मैं अब आपको अपनी स्क्रीन शो करूंगा और स्क्रीन शो करके आपको सेल पैरामीटर और सेल के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए 1 मिनट जरा मुझे दे दीजिए। जो बाप बेटा शोर आ रहा है। ओके। चलो जब तक आपको कुछ पढ़ा भी लेते हैं साथ ही साथ। हाँ भाई, अच्छा अब ये देखो, ये यूनिट सेल के हवाले से तो मैं बता चुका हूँ। तो सेल पैरामीटर्स क्या है भाई? सेल पैरामीटर्स हमारे पास याद रखना बेटा, सेल पैरामीटर्स हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, एक लेंथ और दूसरा एंगल। जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं ना तो वो पहली बात तो क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को कल भी मैं बता रहा था आइसोमॉर्फिज्म में शायद, कि लाखों की तादाद में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, बट टोटल क्रिस्टल्स की तादाद हमारे पास 7-8 ही है। याद है ना ये बात जो कल ही बताई है आप लोगों को? यस तो सर। वो जो 7-8 क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो जो 7-8 क्रिस्टल्स हैं तो वो ये यहाँ पे आपके सामने देखो मौजूद हैं। अब उनके बारे में आपसे बात करनी है, और बैटरी बहुत कम है, कोशिश करूंगा कि अपनी बात को जल्द से जल्द कर जाऊं। देखो अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना तुम लोगों ने लास्ट? तो मैं अब इसको यस सर। बंद कर रहा हूँ ताकि मेरा ये लैपटॉप देर तक चले जरा। ठीक है, तो अब देखो सेल पैरामीटर। अच्छा, अब कितने तरह के क्रिस्टल्स हैं? मेरे पास 7 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है,
इसमें पहला क्रिस्टल किस तरह का होता है? पहला क्रिस्टल होता है क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल कहलाता है। अब देखो इसकी जो साइड्स हैं, इन साइड्स को हमने नाम दिया हुआ है, साइड की जो भी लेंथ है उसको नाम दिया हुआ है ए बी और सी। साइड को हमने क्या नाम दिया हुआ है? ए बी और सी, साइड की लेंथ को नाम दिया हुआ है, ठीक है। और इनके दरमियान एंगल्स भी होंगे, यानी कि दो साइड्स के दरमियान जो एंगल्स होंगे उनको हमने नाम दिया हुआ है अल्फा, बीटा और गैमा का, ठीक है। दो ही चीजें हैं, याद रखना, सेल पैरामीटर्स हमारे पास दो होते हैं, एक होता है हमारे पास लेंथ का और एक होता है हमारे पास एंगल का। ये दो सेल पैरामीटर्स हैं हमारे पास बस, ठीक है। तो पहला क्यूबिक क्रिस्टल है, तो क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर देख लो सारी साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के लेंथ में इक्वल होती हैं, ये आपको पता ही है। और तीनों एंगल्स अल्फा, बीटा, गैमा, इनके एंगल भी 90 होते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है वो टेट्रागोनल सिस्टम कहलाता है। और टेट्रागोनल सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें दो साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ए और बी नीचे से ये इक्वल है इन दोनों की लेंथ, और जो तीसरी साइड है यानी कि सी साइड, उसकी लेंथ इक्वल नहीं होती, वो बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी, यानी कि दो साइड की लेंथ बराबर होगी, तीसरी साइड की लेंथ बराबर नहीं होगी। और हर साइड के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एग्जांपल्स भी दी हुई है, नोट्स आप लोग ले लीजिएगा तो ये तस्वीरें आपके सामने खुद भी आ जाएंगी। कोई सवाल इसमें? नो सर। ठीक है। टेट्रागोनल के बाद हमारे पास आता है अगला बेटा ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। तो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में अगर आप देखें तो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। जैसे ए देख रहे हो ये सबसे छोटी साइड है, फिर बी जो है वो थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही है, सी सबसे ज्यादा बड़ी साइड नजर आ रही है। तो तीनों साइड की लेंथ अनइक्वल होती है और तीनों साइड का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल हो, टेट्रागोनल क्रिस्टल हो या ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल हो, तीनों के एंगल 90 के बराबर होते हैं सबके। और क्यूबिक क्रिस्टल की तीनों लेंथ बराबर होती हैं, टेट्रागोनल में दो लेंथ बराबर होती हैं और ऑर्थोरोम्बिक में कोई लेंथ बराबर नहीं होती। यानी कि पहले तीनों लेंथ बराबर, फिर दो लेंथ बराबर, फिर एक लेंथ बराबर, फिर कोई भी लेंथ बराबर नहीं। सही है, इस तरीके से याद रखना। अच्छा, ये एमसीक्यूज में ये सेल पैरामीटर्स पूछे जाते हैं, तो क्रिस्टल के नाम के साथ उसका सेल पैरामीटर याद जरूर कर लेना, ठीक है। ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछा गया है। अब आ जाते हैं अगला सिस्टम जो कहलाता है रोम्बोहेड्रल सिस्टम। तो रोम्बोहेड्रल सिस्टम जो है वो अल्फा, बीटा, गैमा, तीनों साइड के जो एंगल होते हैं वो तीनों साइड के एंगल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तीनों साइड के एंगल सेम होते हैं, लेकिन वो सेम एंगल 90 डिग्री से लेकर 120 डिग्री के बीच में होते हैं। यानी कि एग्जैक्टली एंगल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन 90 से 120 के बीच में होता है, बस ये पता लेकिन है। जो होगा वो सेम होगा। हाँ, तीनों फिर सेम होंगे। यानी कि अगर एक सर जैसे 120 है तो 120 है तो तीनों का 120, 110 ठीक है है। तो तीनों का 110, इस तरीके से, ठीक है। और तीनों साइड की जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी। ए बी सी इज इक्वल टू ए बी एंड सी आर ऑल इक्वल, ठीक है। अल्फा, बीटा, गैमा एंगल है, ए बी सी जो है वो लेंथ है, याद रखना। फिर आता है बेटा सर लेंथ सेम होगी इसमें? हाँ, रोम्बोहेड्रल में तीनों लेंथ सेम है, देखो ये तीनों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख रहे हो, ठीक है, यस सर, यस सर। लेंथ सेम है। अच्छा, इसके बाद आता है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में अल्फा, बीटा का एंगल 90 होता है, ठीक है, और गैमा का एंगल 120 होता है। यानी कि दो साइड का एंगल एक जैसा होता है और तीसरी साइड का एंगल अलग होता है। लेंथ की जहां तक बात रहे तो दो साइड की लेंथ सेम होती है और एक साइड की लेंथ अलग होती है। क्रिस्टल की डायग्राम ये सामने आपके बनी हुई, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम इक्वल बिल्कुल नहीं है, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है, यानी कि इन डायग्राम में थोड़ी बहुत फर्क होता है, हकीकत में और इन डायग्राम्स में फर्क है, ठीक है। इनको बिल्कुल असलियत नहीं समझ लेना, लेकिन क्लोज टू रियलिटी आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं मोनोक्लिनिक सिस्टम पर। तो बेटा मोनोक्लिनिक सिस्टम जो है वो अल्फा, बीटा 90 होता है इसका एंगल, और गैमा जो होता है वो 90 के बराबर नहीं होता। अब 90 से बड़ा है या छोटा ये नहीं, कभी बड़ा भी हो सकता है कभी छोटा भी हो सकता है। दो साइड सेम, दो एंगल सेम, तीसरा एंगल सेम नहीं होगा। तीनों साइड में से कोई साइड की लेंथ भी सेम नहीं होगी, ये मोनोक्लिनिक सिस्टम कहलाता है। फिर आखिरी आता है हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम के अंदर अल्फा, बीटा, गैमा तीनों एंगल इक्वल नहीं होते और ना 90 के इक्वल होते हैं, यानी कि ये आपस में भी इक्वल नहीं होंगे और 90 के इक्वल भी नहीं होंगे। यानी कि तीनों एंगल्स अलग अलग होंगे, एक 60, एक 70, एक 90 है, सॉरी एक 100 है,
एक 100 है, एक 110 है, एक 95 है, तीनों एंगल्स भी अलग होंगे और तीनों एंगल्स की वैल्यू 90 के बराबर भी नहीं होगी, कुछ और होगी लेकिन 90 के बराबर नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही नहीं है? सर 90 के अंदर होगी। 90 के ऊपर नीचे हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, 90 के बराबर नहीं होगी। मतलब किसी का भी 90 नहीं होगा हाँ, एक एंगल तो ना। हाँ, किसी का भी 90 नहीं होगा और वो तीनों एंगल आपस में भी इक्वल नहीं होंगे, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है? यस सर। ठीक है। और यस तीनों सर। में से कोई साइड की लेंथ भी इक्वल नहीं होगी, तीनों साइड की नहीं लेंथ भी होगी। अलग होगी, सिंपल, ठीक है? यस सर। यस सर। और कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को है तो पूछ लें। नो सर। ठीक, अल्लाह हाफिज।